गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज पहाड़ी शैली में जो सबसे इम्पोर्टेंट शैली है वो है आपकी कांगड़ा शैली। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इस पर अक्सर क्वेश्चन, इस शैली से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली को सबसे पहले तो ये कहेंगे, कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य, इसे क्या कहते हैं? इसे कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा शैली को रंगीन रेखाओं का, रंगीन, इसे रंगीन रेखाओं की कला भी कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर हो गया? कांगड़ा शैली को, यानी कांगड़ा शैली जो है गुलेर शैली का विकसित रूप है। कांगड़ा जो है गुलेर शैली का विकसित रूप है। ये तीन बातें ध्यान रखिएगा, उसके बाद आइए हम लोग कांगड़ा शैली को डिटेल में समझते हैं ये कांगड़ा शैली है क्या। ठीक है? कांगड़ा शैली को समझने से पहले कांगड़ा को जानना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कांगड़ा की बात अगर करते हैं तो पश्चिमी हिमालय के 20 या 22 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य या क्षेत्र जिसका नाम है कांगड़ा। क्या नाम है? कांगड़ा। मैंने ये कहा है कि पश्चिमी हिमालय में 20-22 राज्यों में या 20-22 स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य या क्षेत्र है वो है कांगड़ा। कांगड़ा में जो राजवंश शासन किया है उस राजवंश को कटोच राजवंश कहते हैं। कांगड़ा में जो शासन करने वाले जो शासक थे उसको कहते हैं यहाँ पे कटोच राजवंश। ध्यान देना, यहां जो वंश चला है वो कौन सा वंश था? कटोच राजवंश। यहाँ कटोच राजवंश यहां पर था। इस राजवंश का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। ध्यान देना, मैंने कहा है कि कटोच राजवंश का जो उल्लेख है वो ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख मिलता है, या ये कह ले कटोच राजवंश का उल्लेख जो है वो ब्रह्मांड पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख हुआ है कि देवताओं जब दैत्यों राक्षसों का विनाश नहीं कर पाए तो उन देवताओं ने अष्टमी की मध्य रात्रि को उन्होंने पूजा की। ध्यान दीजिएगा, तब चैत्र मास पक्ष की अष्टमी को
ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख हुआ है कि देवताओं ने इसने देवताओं ने कौन सा है, चैत मास शुक्ल, चैत मास शुक्ल की अष्टमी के मध्य रात्रि को पूजा की। चैत मास शुक्ल की अष्टमी के मध्य रात्रि को इन्होंने पूजा की और भगवती देवी के पसीने से, इसके भगवती देवी का पसीना भूमि पर पड़ा। उस पसीने से एक शक्तिशाली शासक को पैदा किया। भूमि में गिरा था पसीना, इसलिए उस शक्तिशाली शासक का नाम पड़ा भूमि चंद्र। यानी पसीना भूमि पर पड़ा, जिससे शक्तिशाली शासक का जन्म हुआ। उस शासक का नाम था भूमि चंद्र। और इसी ने कांगड़ा की स्थापना की थी। समझ में आया होगा आप लोग को कि इसका उल्लेख, जो मैंने पूरी कहानी बताई है, इस पूरी कहानी का जो उल्लेख है वो ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख मिलता है। इसी ब्रह्मांड पुराण में ही कहा गया है कि भूमि चंद्र को त्रिगर्त का क्षेत्र, यानी देवताओं ने इसे त्रिगर्त का क्षेत्र दिया था। ठीक है, क्या कहा है? इसी ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख हुआ है कि, ध्यान देना, इसी ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख हुआ है कि देवताओं के द्वारा भूमि चंद्र को त्रिगर्त का क्षेत्र दिया गया, जिसमें कांगड़ा, जिसमें चंबा, जिसमें कुल्लू, जिसमें गुलेर आदि क्षेत्र थे। क्लियर हो रहा है? देवताओं के द्वारा भूमि चंद्र को कौन सा दिया गया? त्रिगर्त का क्षेत्र दिया गया। उस क्षेत्र में कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, गुलेर आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि में, इसमें हेमचंद्र के ग्रंथ अभिधान चिंतामणि ग्रंथ में, हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि ग्रंथ में, ठीक है, ग्रंथ में त्रिगर्त का क्षेत्र जालंधर, किसके अंदर? त्रिगर्त को जालंधर कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिगर्त, इसमें उल्लेख है त्रिगर्त को जालंधर कहा गया है। इस जालंधर में आता है क्या? कांगड़ा। क्या आता है इसमें? कांगड़ा। और इस तरह से कांगड़ा का जो शासक था उसका नाम था भूमि चंद्र। ध्यान देना, कांगड़ा का जो शासक था
उसका था भूमिचंद। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। कांगड़ा एक प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। कांगड़ा एक प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम, कांगड़ा का प्राचीन, इसका प्राचीन नाम, यानी कांगड़ा का प्राचीन नाम था नगरकोट। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नगरकोट। ध्यान रखिएगा। और ये नगरकोट इतना फेमस था कि समय समय पर कई शासकों ने इसको अपने कब्जे में लिया है। जैसे सबसे पहले 10वीं शताब्दी में जिसका आप लोग जानते हैं महमूद गजनवी, यानी 10वीं शताब्दी पर नगरकोट पर, ध्यान दीजिएगा, 10वीं शताब्दी पे नगरकोट पर अधिकार किसका था? महमूद गजनवी का था। काफी लंबे समय तक ये इसको अपने अधिकार में रखा। फिर 14वीं शताब्दी में यहां पर जो अधिकार जिसका रहा है उस समय के लिए, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद 16वीं शताब्दी में यहां पर जिसका अधिकार रहा है उसका नाम है शेर शाह सूरी। और 70वीं शताब्दी में क्या कहेंगे? 70वीं शताब्दी में जिसका अधिकार था, हुआ था कुछ समय के लिए, उसका नाम था जहांगीर। यानी समय समय पर यहां पर अधिकार लोग करते रहे हैं। और उसके बाद यहां पर जो शासक हुआ है वो 1700, क्या नाम है, 1751 में उस शासक का नाम था घमंड चंद। 1751 में यहां का स्वतंत्र जो शासक था उसका नाम था घमंड चंद। ध्यान देना, 1751 में कांगड़ा का शासक का नाम था घमंड, क्या नाम था? घमंड। बात इसको मैंने सोचा यूट्यूब पे डालेंगे, सब गड़बड़ा गया। चलिए छोड़ दीजिए, आइए देखिए, रिकॉर्डिंग करा लगा दीजिए। मैंने कहा कि 1751 में घमंड चंद शासक हुआ। टीरा सुजानपुर नगर की स्थापना की गई और कला का क्षेत्र हुआ टीरा सुजानपुर, दूसरा हुआ गुलेर, और तीसरा जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का नाम था नूरपुर। क्या नाम था? नूरपुर। ये तीनों क्षेत्र जो थे, ये तीनों क्षेत्र जो मैंने एक ये बताया, एक ये बताया और एक ये बताया, ये तीनों क्षेत्र जो थे ये कांगड़ा शैली के प्रमुख क्षेत्र थे जहां पर कला शैली इसकी विकसित हुई थी। घमंड चंद के समय, ध्यान देना, घमंड चंद के समय 4 व्यक्ति चित्र बनाए गए थे। घमंड चंद के समय 4 व्यक्ति चित्र बनाए गए थे और वो चारों व्यक्ति चित्र जो हैं वो कांगड़ा शैली में नहीं थे। ये चारों जो चित्र थे ये सिख शैली में बनाए गए थे। ठीक है, ये चारों चित्र जो है व्यक्ति चित्र सिख शैली में बनाए गए थे। घमंड चंद के बाद तेगचंद शासक हुआ। तेगचंद शासक हुआ, इसके समय कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होती, लेकिन इसके बाद जो शासक आता है उस शासक का नाम है संसार चंद। ध्यान देना, उस शासक का नाम है संसार चंद। तो इस तरह से घमंड चंद के बाद तेगचंद, तेज के चंद के बाद संसार चंद, यहीं से शुरुआत होती है कांगड़ा शैली की।
कांगड़ा शैली की शुरुआत किसके समय? संसार चंद के समय कांगड़ा शैली की शुरुआत होती है। किसके समय? यानी किसकी? संसार चंद के समय, संसार चंद के समय ही कांगड़ा शैली जो थी वो शुरुआत हुई, और ये अपने इसी के समय में कांगड़ा शैली चरमोत्कर्ष में भी थी। शुरुआत तो हुई लेकिन चरमोत्कर्ष में भी थी। ठीक है। ये शासक एक संगीतकार था, ये शासक एक चित्रकार भी था। ये संगीतकार चित्रकार भी था और लोगों को ये आश्रय भी देता था। ध्यान देना, क्या करता था? ये चित्रकारों को आश्रय देता था। इसलिए इसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे। उनमें से एक चित्रकार का नाम है फत्तू, दूसरे का नाम है किशन सिंह। क्या नाम है? उसका नाम है कुशन लाल। संसार चंद के समय एक चित्रकार का नाम था कुशन लाल, और एक और चित्रकार का नाम था फत्तू। ये दोनों चित्रकार, ध्यान देना, कुशन लाल और ये दोनों चित्रकार मंडी शैली से आए थे। इससे मंडी शैली ये चित्रकार आए थे। तो ध्यान रखना, कुशन लाल और फत्तू। इसी तरह से एक चित्रकार का और नाम है, उसका नाम है परखू। परखू चित्रकार। इसका उल्लेख वेडेन पावेल, किसने? वेडेन पावेल ने उल्लेख किया है और ये कहा है कि ये अपने समय का एक बहुत ही कुशल चित्रकार था। इसके बारे में, चित्रकार परखू के बारे में इसने कहा कि अपने समय का ये कुशल चित्रकार था। इसके अलावा और भी कुछ चित्रकार हैं जो इसके समय के थे। कौन कौन से, आइए देखते हैं। संसार चंद के समय और भी कुछ चित्रकार थे, जैसे मैंने दो नाम बताए, एक का नाम, दो का तीन बताए मैंने, एक कुशन लाल, दूसरा फत्तू, तीसरा परखू। चौथे का नाम, ध्यान देना, चौथे का नाम गुलाबू राम। गुलाबू राम, ध्यान देना, चौथे का नाम गुलाबू राम। ये जो गुलाबू राम था, गुलाबू राम जो था, ये एक ऐसा चित्र जिसने चित्रकारों की वंशावली का उल्लेख किया था। याद रखिएगा, गुलाबू राम जो था, ये वंशावली का इसने क्या किया था? गुलाबू राम ने चित्रकारों की वंशावली का उल्लेख किया था। इसी तरीके से एक चित्रकार का और नाम है, जिसका नाम है शिवराम। शिवराम जो था, ये कश्मीरी चित्रकार था, कश्मीरी चित्रकार था ये। इसके अलावा और भी चित्रकार हैं, जैसे पढ़नू, पदनू, ठीक है, नैनसुख, सजनू, मानकू, ये सारे के सारे जो चित्रकार थे वो संसार चंद के दरबार के चित्रकार हैं। एक बार फिर देख लें, कुशल लाल, फत्तू, परखू, है ना, परखू, गुलाबू राम, शिवराम, पढ़नू, पदनू, नैनसुख, सजनू, मानकू, ठीक है, मानकू। और इसके अतिरिक्त एक और है लक्ष्मण दास, एक और है 12, जिसका नाम है कुशाला। क्या नाम है? कुशाला। ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं वो संसार चंद के समय के चित्रकार हैं। देख लीजिए, अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। संसार चंद इन चित्रकारों को, ध्यान देना मेरी बात को, संसार चंद इन चित्रकारों को अनाज
आदि वस्तुएं देता था। अब जब किसी चित्रकार को खाने पीने की व्यवस्था अगर हो जाएगी, सीधी सी बात है कि वो चित्रकार स्वतंत्र रूप से चित्रकारी करेंगे। तो इसीलिए संसार चंद के समय के जो चित्रकार थे वो स्वतंत्र रूप से चित्रकारी कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से चित्रकारी वो करते रहते थे। यदि कोई चित्र संसार चंद को कोई चित्र पसंद आ जाता था तो संसार चंद उस चित्रकार को देता था पुरस्कार। क्या देता था? पुरस्कार भी देता था चित्रकार को, और चित्रकार को उपाधियां भी देता था। यानी पुरस्कार भी देता था, उपाधियां भी प्रदान करता था, और साथ ही साथ संसार चंद्र दान अधिक करता था। दान अधिक करता था। इसलिए संसार चंद को हातिम की उपाधि, संसार चंद को हातिम या रुस्तम की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। यानी इसको हातिम और रुस्तम, ये दोनों उपाधियां उसे प्राप्त थी। किसे? संसार चंद को। क्योंकि संसार चंद जो है वो दान अधिक करता था, इसीलिए लोग जो है इसे रुस्तम और हातिम होता नहीं, हातिम, तो ये इसलिए इसको हातिम की और रुस्तम की उपाधि से इसको सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं। संसार चंद ने लाहौर को विजिट कर लिया था, लाहौर को विजिट किया था। संसार चंद ने लाहौर को विजिट किया था, इसलिए संसार चंद को लाहौर परापत, कौन सी उपाधि? लाहौर परापत कहकर पुकारते थे। ठीक है? यानी जब इसके दरबार में जाते थे तो सर झुका के सम्मान देते तो कहते थे लाहौर परापत। ये किस लिए? क्योंकि इसने लाहौर को विजिट किया था, इसलिए संसार चंद को लाहौर परापत से भी कहा जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं कि संसार चंद के समय जो जो कला का जो चरमोत्कर्ष काल था, जो माना जाता है चरमोत्कर्ष काल, वो 1786 से लेकर के इसका स्वर्णिम, क्या कह सकते हैं, इसका स्वर्णिम काल जो था इसका, वो 1786 से लेकर के 1805। ध्यान देना, इसका स्वर्णिम काल क्या था? 1786 से लेकर 1805। ये संसार चंद का स्वर्णिम काल था। ठीक है, आगे बात करते हैं संसार चंद के बारे में। संसार चंद का स्वर्णिम काल था जो 1786 से लेकर 1805 तक था। संसार चंद के समय 1820 में, ठीक है, एक अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट 1820 में एक अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट इसके दरबार में, यानी मूरक्राफ्ट जो है संसार चंद के दरबार में आया था। संसार चंद ने मूरक्राफ्ट को अपना क्या दिखाया था? इन्होंने अपना एक संग्रहालय दिखाया था। क्या दिखाया था? संग्रहालय दिखाया था। संग्रहालय दिखाया था और उस संग्रहालय में चित्र दिखाए थे मूरक्राफ्ट को। क्या नाम था? मूरक्राफ्ट को इन्होंने चित्र भी दिखाए थे। कौन से चित्र दिखाए थे? जैसे सिकंदर महान का चित्र, सिकंदर महान का चित्र दिखाया था। अलेक्जेंडर का व्यक्ति चित्र दिखाया था, अलेक्जेंडर का व्यक्ति चित्र दिखाया था। इसी तरीके से संसार चंद हुक्का पीते हुए, संसार चंद हुक्का पीते हुए का चित्र दिखाया था। संसार चंद हुक्का पीते हुए का भी चित्र जो है दिखाया था।
और इसके अलावा एक चित्र दिखाया था कृष्ण, मैं बोल दे रहा हूं, कृष्ण और बलराम, ध्यान देना क्या है, कृष्ण और बलराम की पराक्रम लीला का चित्र मैं ऊपर लिख देता हूं। कृष्ण 4 नंबर, कृष्ण प्लस बलराम की पराक्रम लीला का चित्र दिखाएगा। इसके अलावा अर्जुन की वीरता का चित्र, अर्जुन की वीरता का चित्र दिखाया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे चित्र जो है ये संसार चंद की जो संग्रहालय था उस संग्रहालय में ये चित्र सुरक्षित थे। संसार चंद जो था ये स्वयं जो था ये वैष्णव धर्म का मानने वाला था, विष्णु को मानने वाला था, इसीलिए इसके समय सबसे अधिक सर्वाधिक कृष्ण संबंधित चित्र बने थे। क्वेश्चन आएगा कभी, ध्यान रखिएगा कि कृष्ण संबंधित चित्र सबसे अधिक किसके समय बने हैं, तो आप कहोगे संसार चंद के समय बने थे। या ऐसे अगर पूछते हैं कि कृष्ण एकल कृष्ण के चित्र किस शैली बने हैं, पहाड़ी बने हैं, राजस्थानी बने हैं, मुगल बने हैं, किस बने, तो आप कहोगे पहाड़ी शैली में। लेकिन जब राधा और कृष्ण की बात आएगी तो कहोगे राजस्थानी शैली। तो संसार चंद के समय सर्वाधिक कृष्ण के चित्र बने थे। इसके अलावा और भी चित्र जैसे नल दमयंती, नल दमयंती, नल दम नल दमयंती का चित्र, ठीक है, 12 मासा का चित्र, रामायण का चित्र, महाभारत का चित्र, भागवत पुराण का चित्र, ठीक है। इसके अलावा भागवत पुराण का चित्र, 12 मासा, रामायण, शिव पार्वती रागमाला, शिव पार्वती का चित्र, रागमाला का चित्र, और मैं लिख देता हूं रागमाला का चित्र, गीत गोविंद का, कौन सा, गीत गोविंद का चित्र, ठीक है। 12 मासा हो गया है, 12 मासा हो गया है। बिहारी सतसई, रसिक प्रिया का, आदि, और बहुत सारे हैं, आदि कर देते हैं। तो इस तरह से संसार चंद के समय बहुत सारे चित्र बने, लेकिन सर्वाधिक अगर आएगा तो किसके लगाओगे, सर्वाधिक कृष्ण संबंधी चित्र जो है संसार चंद के समय बनते थे। तो संसार चंद जब तक रहा, ये जो कांगड़ा शैली थी अपने चरमोत्कर्ष पे थी, और इसी के बाद ही संसार चंद के बाद ही इस शैली का पतन होना शुरू हो गया था। लेकिन आइए ध्यान दें, संसार चंद ने कुछ महल, कुछ मंदिर बनवाए थे, जैसे नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया था। इसी तरीके से कृष्ण मंदिर, संसार चंद्रेश्वर मंदिर, और एक महल बनवाए तो उस महल का नाम है आलमपुर महल। कौन है, उस महल का नाम है आलमपुर महल। इन सारों पर इसने भित्ति चित्रकारी करवाई थी, ठीक है। तो संसार चंद के ने कुछ इस तरह से चित्र बनवाकर उन पर भित्ति चित्रकारी करवाई थी। इसके संसार चंद के जो चित्रों की जो तुलना है लॉरेंस विलियम नामक विद्वान ने, क्या नाम है, लॉरेंस, संसार चंद के चित्रों की तुलना विद्वान
लॉरेंस 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 विनियन विनियन लॉरेंस विनियन के अनुसार जो तुलना की गई है किससे, यूनान के चित्र से और किससे, जापान के चित्र से। यानी इनके चित्रों की तुलना किससे की गई है, तो संसार से इनके चित्रों की तुलना लॉरेंस विनियन ने जापान और यूनान से इनके चित्रों की तुलना की है। आइए बात करते हैं, संसार चंद के बाद जो शासक आया उसका नाम था अनिरुद्ध चंद्र। क्या नाम था उसका, अनिरुद्ध चंद्र। संसार चंद का उत्तराधिकारी अनिरुद्ध चंद्र हुआ। अनिरुद्ध चंद्र शासक हुआ। ये टेहरी गढ़वाल, ये टेहरी गढ़वाल भाग गया था, अपना राजपाट छोड़ करके टेढ़ी गढ़वाल भाग गया। और टेढ़ी गढ़वाल भाग गया, फिर इसने अपनी दो बहनों का, यानी अनिरुद्ध चंद्र ने दो बहनों का विवाह टेढ़ी गढ़वाल के शासक, किसके, टेढ़ी गढ़वाल के, कहां के, टेढ़ी, विवाह टेढ़ी गढ़वाल के शासक ने जिसका नाम था सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह से विवाह करा दिया था। यानी इस शासक ने, कौन, अनिरुद्ध चंद्र शासक ने अपनी दो बहनों का विवाह, शासक कहां का है, टेढ़ी गढ़वाल का शासक सुदर्शन शाह से इसका विवाह करा दिया। विवाह कराया तो दहेज में ठीक है, चित्रों यानी संसार चंद के चित्रों को भी दे दिया था। और इसी के साथ संसार चंद का जो है, यानी संसार चंद की जो चित्र थे वो पूरी तरह समाप्त हो गए, और जो चित्रकार थे वो विभिन्न स्थानों में भाग भाग करके चले गए। ठीक है, और इस तरह से अनिरुद्ध चंद के समय ही जो है कांगड़ा शैली का पतन हो गया। यानी इस शासक के समय कांगड़ा शैली का पतन हो गया। इसके बाद इसके दो लड़के थे अनिरुद्ध चंद के, एक प्रबुद्ध चंद और एक का नाम, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था रणवीर चंद और दूसरे का नाम था प्रबुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद के पुत्र जिसका नाम था रणवीर चंद और दूसरे का नाम था प्रबुद्ध चंद, इन दोनों ने ब्रिटिश सरकार को 50 कितना है, 50,000 में कांगड़ा सौंप दिया था। खाली 50,000 में, ठीक है, 50,000 में इन लड़कों ने या इन पुत्रों ने ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया और ये चला गया ब्रिटिश सरकार के अधिकार में। जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ध्यान देना, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो 1846 में, ध्यान देना, 1846 में अंग्रेज और प्लस सिखों के बीच संधि हुई। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कांगड़ा सिख शासक रणजीत सिंह को, अंग्रेज कांगड़ा रणजीत सिंह को भेंट कर दिया था। एक संधि के तहत भेंट कर दिया था और ये
जो कांगड़ा है वो महाराजा रणजीत सिंह के पास यानी पंजाब चला गया और इस तरह से कटोच राजवंश का अंत हो गया। क्लियर हुआ? अब आइए हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी शैलियां कौन कौन सी हैं, वो सॉरी इसकी विशेषताएं क्या क्या है। आइए देखते हैं। आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली में एक चश्म का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली के कांगड़ा शैली के चित्र रोमांटिक व रसिक भी होते थे। क्या लिखा है? रोमांटिक व रसिक भी होते थे। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली के चित्र, कांगड़ा शैली के चित्र भूरे कागज पर, भूरे कागज, ये कैसा होता था? सियालकोटी कागज होता था, ये सियालकोट बनता था, सियालकोटी, ये कहलाता था सियालकोटी कागज। तो कांगड़ा शैली के चित्र भूरे कागज पर बनते थे, या कांगड़ा शैली के चित्र वसली कागज पर भी बनते थे। वसली कागज आप लोग जानते हैं, जब कागज की 1 2 3 परत यानी लगा करके, यानी एक से अधिक हो परतों को चिपका करके एक मोटा कागज बना लेते हैं, उससे कहते हैं वसली कागज। ठीक है, तो वसली कागज का भी पर भी चित्र बनते थे। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली में बारीक हाशियों का प्रयोग किया जाता था। कांगड़ा शैली में बारीक हाशियों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली में, ध्यान देना, कांगड़ा शैली के चित्रों में संगीत यंत्रों का भी चित्रण किया जाता है। यह संगीत में से तंबूरा है, मंजीरा है, ढोलक है, इन सब का, तो मैंने एक शब्द दिया, संगीत यंत्रों का चित्रण किया जाता था। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली में इंद्रधनुषी रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। इसीलिए इसको रंगों का काव्य कहते हैं। क्या लिखा मैंने? इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया था। एक बार देख लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली में एक चश्म का प्रयोग करते थे। कांगड़ा शैली में रोमांटिक और रसिक चित्र बनते थे। कांगड़ा शैली में भूरे कागज, जिसको सियालकोटी कागज कहते हैं। कांगड़ा शैली में वसली कागज का परिचित बनते थे। कांगड़ा शैली में बारीक हाशियों का प्रयोग होता था। कांगड़ा शैली में संगीत यंत्रों के चित्र बनते थे और कांगड़ा शैली में इंद्रधनुषी रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे लिखते हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। कांगड़ा शैली में 8 नंबर, कांगड़ा शैली में भावपूर्ण रेखांकन का प्रयोग किया जाता था, यानी ऐसी रेखाएं बनाई जाती थी जो कोई ना कोई चीज दर्शाती हैं। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली में मुगल बादशाह, कांगड़ा शैली में
मुगल बादशाह औरंगजेब का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली में चित्रों में सफेद वस्त्र दिखाए जाते थे। नेक्स्ट, आगे लिखिए। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली में, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय प्रेम था। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग, कांगड़ा शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली की चित्रों की पृष्ठभूमि, कांगड़ा शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि अधिकतर लाल रंग से बनाई जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या है? कांगड़ा शैली में तालाब या नदी, कांगड़ा शैली में तालाब की लहरों को, तालाब की लहरों को क्या लिखा मैंने? तालाब की लहरों को, लहर में जल लिखे, तालाब के जल को लहरदार रेखाओं से बनाया जाता था। एक बार फिर देखने और आगे बढ़ते हम लोग। कांगड़ा शैली में भावपूर्ण रेखांकन का प्रयोग करते थे। कांगड़ा शैली में मुगल बादशाह औरंगजेब का प्रभाव दिखाया जाता है। कांगड़ा शैली में जो चित्र में वस्त्र बनाए थे वो सफेद दिखाए जाते थे। इनका मुख्य विषय होता था प्रेम होता था। चटकीले रंगों का प्रयोग करते थे। चित्रों की पृष्ठभूमि लाल रंग की होती थी और तालाब का जो जल होता था वो लहरदार रेखाओं से बनाया जाता था। अभी और बाकी है। ठीक है, आइए देखते हैं। आगे देखते हैं। कांगड़ा शैली में नायिकाओं की 15, कांगड़ा शैली में नायिकाओं की 8 अवस्थाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, जिनमें आप लिख सकते हैं कांगड़ा शैली में मुख्य चित्र 3, क्या लिखा है? मुख्य चित्र 3 नायिकाओं को दर्शाया गया, 3 नायिकाओं को दर्शाया गया है। नंबर 1, 3 नायिकाओं को दर्शाया गया है। नंबर 1 का नाम है स्वकीया परकीया सामान, इसका है स्वकीया। दूसरा परकीया, तीसरा सामान। क्लियर? लास्ट लिखना है आपको, लास्ट का भी एक और है, लिखना है कि अभिसारिका नायिका का चित्रण कांगड़ा शैली में, अभिसारिका नायिका का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। अभिसारिका नायिका का चित्रण जो है वो सर्वाधिक हुआ है। लास्ट देखने, कांगड़ा शैली में
लोक कथा चित्र, लोक कला क्या है? कांगड़ा शैली में लोक कथा चित्र, लोक कथा चित्र भी बनते थे। जैसे जैसे हीर रांझा, हीर रांझा, ठीक है, हीर रांझा का चित्र, सोनी महिवाल, सोनी महिवाल का चित्र, ठीक है, सोनी महिवाल का चित्र, ये चित्र जो है बनते थे। तो ये है कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। लगभग मैंने पूरा कर दिया है और रिकॉर्डिंग शायद हो ही रही थी इसकी, चेक कर लेते एक बार हम। हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी है, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा और कल क्लास अगर लेंगे तो मैं मैसेज डाल दूंगा, नहीं तो परसों लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।